हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोस्ट ऑडिट के 1 वीक रिवीजन का पार्ट 5। 4 पार्ट्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। आई होप आपने देख लिए होंगे, आपको पसंद आए होंगे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 7, पार्ट 5 सॉरी, चैप्टर नंबर 7। एक बात ध्यान रहे, ये रिवीजन सिर्फ उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने रेगुलर क्लास में या फिर एक बार पहले कोर्स ऑडिट पढ़ रखा हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7। देखिए चैप्टर नंबर 7 काफी छोटा सा चैप्टर है और एक छोटी सी बात बता रहा है XBRL के लिए। XBRL क्या है? एक लैंग्वेज है। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा पहले, XML, एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, उसी फैमिली का एक और मेंबर है, ऐसा बोलिए आप, जिसका नाम है XBRL। XBRL की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज क्या होती है ये, इसको आप समझिए। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, आपको ध्यान रखनी है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकती है। क्या होती है ये समझिए। देखिए क्या है, आप लाखों करोड़ों डॉक्यूमेंट्स हर साल बनाते हैं और एमसीए की वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो वेबसाइट की स्टोरेज है उस पर भी तो एक बर्डन आता होगा ना, कितने सारे डॉक्यूमेंट हो गए, कैपेसिटी उसकी भी तो कुछ है। अब उसकी कैपेसिटी आपके अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट से कम ना पड़ जाए, इसके लिए ये फॉर्मेट लाया गया। आप इसे समझिए, ये फॉर्मेट बेसिकली करता क्या है, ये आपके कंटेंट को सेफ एंड सिक्योर तो करता ही है, साथ में उसकी साइज को रिड्यूस कर देता है। तो आप मान लीजिए थोड़ा टेक्निकली कि अगर आपकी फाइल कोई 5 MB की बन रही है तो ये उसे 1 MB में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब कन्वर्ट होने के बाद वैसी 5 फाइलें स्टोर हो सकती है एक फाइल की जगह पे। समझ गए? तो जो कैपेसिटी है उनके सर्वर की वो 5 गुना होगी या 10 गुना होगी। ठीक है, तो ये फायदा है इस लैंग्वेज को यूज करने का। ठीक है, दूसरा, इसको मैनेज करना आसान है और इसका जो इनकोडिंग और डिकोडिंग सिस्टम होता है उससे आपका डेटा सिक्योर भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या कह रहे हैं, किसने इशू किया XBRL? एक कंसोर्टियम है XBRL इंटरनेशनल के नाम से, उन्होंने ये इशू किया है। तो XBRL International and MCA portal provide detailed information about XBRL and its application. XBRL is an open international standard for digital business reporting. ये आप वर्ड ध्यान रखेंगे, डिजिटल बिजनेस रिपोर्टिंग। ठीक है, मैनेज बाय ग्लोबल नॉट प्रॉफिट कंसोर्टियम। मैंने आपको पहले बताया ना, जो कंसोर्टियम है ना XBRL इंटरनेशनल, वो इसको गवर्न करता है, मतलब इसको बनाने का काम XBRL इंटरनेशनल करता है और मैनेज भी वही करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे वही कहानी लिखी हुई है कि हर साल लाखों करोड़ डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं, सर्वर पे जगह नहीं होती है, तो उसके लिए ये रिप्लेस किया गया है। ठीक है, आगे, अब समझिए आगे। जैसे आपको अगर याद हो, कैमरे की मैं बात करूँ, ठीक है, जब आप छोटे थे आपने देखा होगा मे भी, कोडेक का कैमरा चलता था। ठीक है, देखा है किसी ने? कोडेक का कैमरा चलता था पहले। कोडेक कंपनी है, उसका कैमरा चलता था ऐसे। ठीक है, यहाँ पे लेंस लगा हुआ रहता था, यहाँ पे बटन रहता था, इसके अंदर रोल लगता था एक यहाँ पे, ऐसा रोल। ठीक है, 36 फोटो उसमें आती थी, मतलब एक रोल में 36 फोटो आएंगी, जिसको हम नेगेटिव बोलते थे। आपने कभी देखा हो, इतने कलर का, ब्लैक कलर का होता है नेगेटिव इसको। अब इस कैमरे की कैपेसिटी है कि आप इसमें 36 फोटो ही क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद आपको रोल चेंज करना होगा। ठीक है, और रोल जो है उसको आपको प्रिंट करवाना होगा, जिससे जो भी ग्राफिक डिजाइनर या प्रिंटर होते हैं उनसे। उसके बाद में डिजिटल कैमरे आए। ठीक है, जैसे सोनी साइबर शॉट, अगर नाम सुना हो आपने। ठीक है, वैसे कैमरे हैं। उसके बाद आप अभी देखेंगे DSLR या और भी कई कैमरा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस कैमरे से लेके इस कैमरे तक का, वैसे ही हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले वर्ड फॉर्मेट, फिर PDF फॉर्मेट में आ गए, फिर XML में आ गए, फिर XBRL में आ गए। ठीक है, तो मैं अगर कहूँ कि वर्ड फाइल, PDF फाइल, उसके बाद XML फाइल, उसके बाद XBRL फाइल, तो वैसा ही कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें दे रखी है। चेंज फ्रॉम पेपर, PDF, HTML बेस्ड ऑन रिपोर्ट टू XBRL, वैसा ही है
जैसे फिल्म फोटोग्राफी डिजिटल फोटोग्राफी में बदल गई। ठीक है, मैप जो है पहले कागज पे मैप आता था, उसके बाद में अभी डिजिटल गूगल मैप आप यूज करते हैं। तो जैसे वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई है वैसे ही लैंग्वेज को भी ट्रांसफॉर्म किया गया है। ओके, XBRL मेक्स रिपोर्टिंग मोर एक्यूरेट एंड मोर एफिशिएंट। अब XBRL का जब आप यूज करते हैं तो आपकी जो रिपोर्टिंग है वो और एक्यूरेट हो जाती है और एफिशिएंट हो जाती है। क्या रीजन है इसका? रीजन ये है इसका कि इसका जो फॉर्मेट बनाया जाता है वो कुछ ऐसा बनाया जाता है जिसमें गलती होने के चांस नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कॉलम दिया गया है जिसमें सपोज मोबाइल नंबर इंटर साइन है, और उस कॉलम में एक रेस्ट्रिक्शन डाली हुई है कि इसमें 10 डिजिट से कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 9 डिजिट डालोगे तो भी वो अलर्ट कर देगा, और 11 डिजिट बोलेगा ही नहीं। तो आप मान के चलिए कि आप उसमें गलत मोबाइल नंबर एंटर नहीं कर सकते। हाँ, नंबर रिप्लेस हो वो एक अलग चीज़ है, बाकी कम डिजिट डल जाए या ज़्यादा डिजिट डल जाए ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। इट अलाउज यूनिक टेक्स्ट टू बी एसोसिएटेड विद रिपोर्टिंग टाइप। people publishing report to be so confident that the information contained in them can be consumed analyzed accurately। जो भी ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा होगा या इसको देख रहा होगा वो ये श्योर रहेगा कि इसमें जो जानकारी है वो सही है, उसको मैनिपुलेट नहीं किया गया है किसी तरीके से। पीपल consuming report or trace them against a set of business or logic rules in order to capture and avoid mistake and here। So समझ गए? मतलब आप इसके थ्रू अगर कोई डेटा एक्वायर करते हैं और उसको अपने काम में लेते हैं तो वो भी आपके लिए ज़्यादा एक्यूरेट साबित है, उसमें गलती होने के चांसेस कम है। चलिए आगे देख लेते हैं। पीपल कंज्यूमिंग द इंफॉर्मेशन टू डू सो कॉन्फिडेंट दैट द डेटा प्रोवाइडेड टू देम conforms to a set of sophisticated and predefined definition। इसका मतलब क्या है ये समझो आप। अगर आपको किसी भी एक प्लेटफॉर्म से कोई डेटा मिलता है या प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ मिलती है तो क्या आप मानते हैं कि ये अच्छी होगी? जैसे मान लीजिए एक ब्रांडेड शॉप पे आप जाते हैं, एक चीज़ ऐसे समझिए, आप एक ब्रांडेड शॉप पे गए और वहाँ से आपने एक शर्ट खरीदा। आप कभी भी देख लेना, आप शर्ट का डिज़ाइन देखेंगे, कलर देखेंगे, और क्वालिटी कभी नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे क्वालिटी? क्योंकि आप ये मान के चल रहे होंगे कि अगर इस ब्रांड का है तो क्वालिटी तो अच्छी होगी। और अगर आप एक मामूली शॉप पे जाए, नॉर्मल शॉप पे जाए जिसके अंदर कोई ब्रांड नहीं है, लोकल प्रोडक्ट है, तो उसमें आप कपड़े को ऐसे करके देखेंगे। हालांकि आपको पता चले या ना चले, पर आप कोशिश करते हैं ये जानने की कि कपड़े की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि आपको बिलीव नहीं होता कि ये जो दे रहा होगा क्या ये अच्छा है या क्या इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो सेम वैसा ही है, जब कोई एक्सएमएल फॉर्मेट में अपलोड किए हुए डेटा को डाउनलोड करता है तो वो ये मान के चलता है कि ये पहले से ही जो डेटा होना चाहिए वो वैसा ही है, उसी लैंग्वेज में है और उसी स्टैंडर्ड का है। ठीक है, तो वो एक फर्क पड़ जाता है। देन कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ एंड एक्यूरेट डेटा टैग्स अलाउड। अगर ये सारा डेटा कॉम्प्रिहेंसिव हमें मिल रहा है या एक्यूरेट मिल रहा है तो उससे क्या फ़ायदा होगा? प्रिपरेशन करने में आसानी रहेगी, वैलिडेशन करने में आसानी रहेगी, तो पब्लिकेशन करने में आसानी रहेगी। होगा क्या, आप एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और समझा दूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एप्लीकेशन लिखिए, किसी मान लीजिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, मैं आपसे कहूँ एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, तो क्या आप सबका फॉर्मेट हल्का फुल्का चेंज हो सकता है? किसी ने रेस्पेक्टेड सर लिखा, किसी ने डियर सर लिख दिया, या किसी ने लैंग्वेज स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से की है, किसी ने सीधे प्रॉब्लम से स्टार्टिंग की है, किसी ने रिक्वेस्ट करी है। मतलब अलग अलग आपका फॉर्मेट थोड़ा बहुत हो सकता है, कुछ ऐसा फॉर्मेट है। पर अगर मैं आपको एक प्री प्रिंटेड फॉर्म दे दूँ जिसमें सिर्फ कॉलम खाली है, नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, ठीक है, और आपके कंसर्न के लिए एक लाइन दे दी जाए और नाम में लास्ट, तो बताइए क्या इसमें आपका डेटा और सब एप्लीकेशन वालों का एक ही रहेगा? आपका इन सब का बढ़ने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही रहेगा। तो वैसे ही इसमें होता है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट को फिल करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उस डेटा को कंपेयर करना आसान होता है दूसरे के साथ, क्योंकि एक ही फॉर्मेट में है सारा। ठीक है, समझना आसान होता है, वो सारी चीज़ें उसमें ईजी हो जाती है। तो एक्सचेंज, कंजम्पशन और एनालिसिस, ये सारे काम करने में आसानी हो जाती है क्योंकि ये प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फीड अप हुआ है। ओके,
आगे देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट प्रिपेयर्ड यूजिंग XBRL स्टैंडर्ड, ठीक है, इज इंटरचेंजेबल बिटवीन, क्या है, इंटरचेंजेबल है, बिटवीन डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इंटायरली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। दिस अलाउ फॉर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन अक्रॉस रिपोर्टिंग चेन। मैंने बताया ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो आप आराम से एक्सचेंज करो डेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मिलेगा वो भी समझ लेगा, जिसने दिया है वो भी समझ रहा है, सब बातें आराम से समझ पा रहे हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोला गया है एक्सबीआरएल जो एप्लीकेशन बनाई गई है, एक्सबीआरएल जो लैंग्वेज बनाई गई है, उसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। तो देखिए उसका यूज यहाँ हो सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट नोट इसके बन सकता है। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। पहला लिखा है रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्पज। आप अगर इंटरनल अपने ही डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। या फिर एक्सटर्नली करना है, जैसे कि एमसी को करते हैं, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। सभी प्रकार की अथॉरिटी से, चाहे वो आईटी अथॉरिटी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेगुलेटर्स हो, उनको भी आप इससे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कहा गया है फाइलिंग ऑफ लोन रिपोर्ट और एप्लीकेशन। लोन लेने के लिए एप्लीकेशन लगाना हो या लोन के लिए कोई रिपोर्ट सबमिट करनी हो, वो सारे काम भी आप इससे कर सकते हैं। और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपको कोई लैंग्वेज कोई डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करना है तो वो भी आप इस लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं। Okay? फायदे इसके क्या है, ये फायदे और नुकसान जहाँ भी आता है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इनका शॉर्ट नोट बनना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो फायदे बेटा इसके हैं, सेविंग कॉस्ट, कॉस्ट सेविंग होती है, आपका पेपर वेस्ट नहीं होता है, ठीक है, आपका टाइम बचता है, तो वो आपकी सेविंग हो गई है। इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी इन मैनेजिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये एक्यूरेट है, तो ये आपके लिए आपके काम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। और नेक्स्ट बोला एक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल। एक्सटेंसिबल मतलब ये बहुत कई चीज़ों में काम में भी आ सकता है, और ये इसमें आप कोई भी चेंज भी आसानी से कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं फीचर्स ऑफ एक्सवीएल। एक्सवीएल की कुछ खूबियां हैं वो देख लेते हैं। एक्सवीएल है ब्राइट फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर तो है, आगे सारा काम, इन फ्यूचर सारा काम टेक्नोलॉजी में होने वाला है। तो अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आज है और वो आपको कुछ आपके एफर्ट्स रिड्यूस कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसका फ्यूचर तो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, अभी ये लैंग्वेज सिर्फ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में पूरी हो रही है, जैसे गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट सबमिट करनी है, बैंक को जो रिपोर्ट सबमिट करनी है, वहाँ पे यूज हो रही है। और फ्यूचर में आप इनको इंटरनली एक दूसरे को रिपोर्ट देने में भी काम में ले सकते हैं, ले तो अभी भी सकते हैं, पर अभी क्या चलन नहीं है इसमें। ठीक है, थोड़े टाइम बाद इसका चलन आ जाएगा। With full adoption of XBRL, company would be able to integrate its financial and cost data across its operational area and exercise better control on activity. ये कह रहे हैं अगर आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई कर दो, सारे काम इसी पे करने लग जाओ, तो आपका फाइनेंशियल डेटा और कोस्ट डेटा दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे और आपको बेटर कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। बता दीजिए एक बार, यहाँ तक क्लियर है। आगे बोला गया बेटा कोस्टिंग टैक्सोनॉमी, ये एक डिक्शनरी के रूप में काम में करती है, काम में लेती है, जिसमें क्या है कि जितने भी वर्ड्स हमारे कोस्ट में काम आते हैं ना, जैसे परसेंटेज कोस्ट या आप ले लीजिए सन कोस्ट ले लीजिए, या फिर लॉस, अब नॉर्मल लॉस, ऐसे कुछ जो वर्ड्स होते हैं उन सबको ये डिफाइन करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो कोस्टिंग टेक्सोनॉमी इज ए डिक्शनरी, ये आपके बिट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है कि ये किस रूप में काम करती है, तो ये आप बोलेंगे डिक्शनरी के रूप में। ऑफ ऑल कॉस्ट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एंड कंप्लायंस रिपोर्ट। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में और कंप्लायंस रिपोर्ट में जितने भी वर्ड्स यूज आते हैं, उन वर्ड्स को ये डिफाइन करते हैं। The costing taxonomy contains the properties and interrelationship all those cost elements for the purpose of capturing the requirement reporting data in XBRL form. देखिए इस चैप्टर में काम में आने लायक बातें क्या क्या है। ये चैप्टर इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें काम आने वाली लायक इतनी है, इसकी फुल फॉर्म आपको पढ़नी है। XBRL इंटरनेशनल जो नॉन प्रॉफिट कंसोर्टियम है उसने इसको इशू किया है, बहुत सारी कंट्री में ये यूज आ रही है। ठीक है, ये डेटा को क्या कर देती है, समराइज कर देती है, सोर्ट कर देती है और उसकी साइज को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, कॉस्ट सेविंग में मदद करती है, बेटर मैनेजमेंट में मदद करती है और एफिशिएंसी बढ़ाने में आपकी मदद करती है। ठीक है, अभी इसका यूज एक्शनली या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में ज़्यादा हो रहा है,
फ्यूचर में इसका यूज इंटरनली भी ज़्यादा हो सकता है और बाकी कई जगह भी ये काम में आता है। इतनी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं क्योंकि रिवीजन पूरे चैप्टर का कर रहा हूँ इसलिए मैं कुछ बातें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, पर एग्जाम पर्पज के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे लिखा गया हाउ कैन द पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट एंड कंप्लाइंस रिपोर्ट इज कन्वर्टेड इनटू द एक्सएमएल फॉर्मेट। देखिए, अगर आप लोगों ने कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है तो आपने एक्सएमएल फाइल जनरेट की है, ठीक है। एक्सएमएल फाइल या एक्सबीआरएल फाइल जब भी आप जनरेट करते हैं आपको करना क्या होता है, इसके कई मोड आपके पास होते हैं। या तो आप ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन ले लीजिए, ऑनलाइन या वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है, वहाँ पे जाके इसको जनरेट कर सकते हैं। मतलब होगा क्या, वहाँ पे आपको डेटा पूछा जाएगा, आप डेटा इंटर करते रहेंगे और लास्ट में ये फाइल जनरेट हो जाएगी। या फिर इनके सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में, जैसे आपने अगर नाम सुना हो कंप्यूटेक्स, सुना है नाम, या कंप्यूटीडीएस, टीडीएस, ठीक है। या फिर आप नाम सुनेंगे टेक्स्ट टू विन। इस तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं जो फाइलें जनरेट करने के लिए काम में आते हैं। मैं एक्सएमएल की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही एक्सबीआरएल के फॉर्म भी आते हैं। तो आप प्री पैकेज सॉफ्टवेयर लीजिए वेंडर से, जैसे टेली आता ना, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। तो उस तरीके से आप प्री वेंडर से सॉफ्टवेयर लीजिए और उस सॉफ्टवेयर से ये फाइल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप वेब एप्लीकेशन पे जाके भी इसको कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके भी आप इसको कर सकते हैं जनरेट, ठीक है। या फिर आप अपना जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें ये सिस्टम लगवा लीजिए, एक्सबीआरएल सिस्टम भी इंकॉर्पोरेट करवा लीजिए, फिर आपका वही सिस्टम उस फाइल को भी जनरेट कर देगा। मतलब इंटीग्रेट करवा लें अगर आप दोनों को, तो वहाँ से भी आपका काम बन सकता है, ठीक है। आगे लिखा है प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस के लिए वो सारी बातें बताएगा कि पहले आप उसमें डेटा डालो जिसको मैपिंग करना कहते हैं। मैपिंग करने के बाद आप वो फाइल बनेगी, फिर आप उसको वैलिडेट करेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा पूरा इसका एक फॉर्मेट है। पर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये देखो मैंने प्रोसेस दिया है यहाँ पे कि आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप मैपिंग करेंगे इंडिविजुअल एस्टीमेट, या आपको पूछा जाएगा ना मटेरियल कॉस्ट कितनी आप डाल दोगे, लेबर कॉस्ट कितनी है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड कितने, वो सब चीज़ें डालते जाओगे। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर होगा वो अपना काम करेगा, वो सारी चीज़ें, वो पेपर जनरेट करेगा, डॉक्यूमेंट बनाएगा, उसको आप वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद वो कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट करके कोई गलती होगी तो बता देगा, कोई गलती नहीं होगी तो वो उसको एक्सबीआरएल फाइल में जनरेट कर देगा, ओके। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 7। आई होप क्लियर होगा आपके। मैं फिर कह दूं बेटा, ये क्लास उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने पहले ये पढ़ रखा है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं, ओके। आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। देखिए चैप्टर नंबर 8 वैसे तो काफ़ी बड़ा है, पर अगर आप लॉजिकली देखें तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपने इंटर में, सीएमए इंटर में पेपर नंबर 12 याद है, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, वहाँ पे जो आपने ऑडिट पढ़ी थी ना, ये मान लीजिए उसी ऑडिट का बहुत सारा हिस्सा इसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड देखेंगे ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट की बातें इसमें की जाएगी। सबसे पहले बोला गया ऑडिट वर्ड कहाँ से लिया गया है, हमने पढ़ा हुआ है ओडायर वर्ड से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है टू लिसन, सुनना। क्योंकि पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या होता था, सुनाए जाते थे राजा महाराजा को, तो उस टाइम पे इसको कहा गया था कि सुन के गलती निकालना, मतलब कि ओडायर, टू लिसन, ऑडिट करना। मैनेजमेंट ऑडिट को अब हम बात करें तो मैनेजमेंट ऑडिट अब एक तरीके का टूल बन गया है, जिससे आप जो भी आपकी कमियां हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी जो प्रोडक्टिविटी में इश्यूज है, ठीक है, आपके जो रिसोर्सेज है उनकी प्रोडक्टिविटी जो इश्यूज है उन सबको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हैं। चलिए देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, देख लेते हैं पहले मैनेजमेंट ऑडिट क्या करती है, किस चीज़ के साथ डील करती है। मैनेजमेंट ऑडिट डील करती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपने किस तरीके की पॉलिसी एंड प्रोसीजर लगा रखे हैं, उनकी बात करती हैं, ठीक है, उनको थोड़ा चेक करती हैं। और दूसरी तीसरी बात कि आप जो उन पॉलिसी एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है, क्या आपकी पॉलिसी और प्रोसीजर आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है, क्या उनसे आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। ये सारी बातों को इंश्योर करता है मैनेजमेंट, और अगर उसमें कोई कमी है तो वो किसको रिपोर्ट करता है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट, ठीक है।
आगे देखिए कई सारी डेफिनेशंस दे रखी है। मैंने मॉड्यूल में जितनी डेफिनेशन की उनमें से मोस्टली यहाँ पे लिखी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता उनको शॉर्ट करना। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑडिट की डेफिनेशन अगर सिंगल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं तो मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब इतना है कि मैनेजमेंट जो काम कर रहा है उस काम को एग्जामिन करना। मतलब मैनेजमेंट के काम के लेवल को देखना, उनके एफिशिएंसी को देखना, उनके परफॉर्मेंस को देखना, ये इसके अंदर कवर होता है। मैं थोड़ा सा आपको रीड करवा देता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट इज द यूनिक प्रोसेस अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है इस बात को देखना मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर कवर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो डायरेक्टर्स हैं वो आ जाएंगे, और जो भी पार्ट टाइम होल टाइम डायरेक्टर्स हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो वर्किंग डायरेक्टर बोल दो, चाहे होल टाइम डायरेक्टर बोल दो, वो बोल दो, और मैनेजर जो बोल दो, वो सारे लोग यहाँ पे कवर है, और उनके लिए गए डिसीजन, उनके किए हुए काम, उनकी बनाई गई पॉलिसी को यहाँ पे इवेलुएट किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, एक और खास बात यहाँ पे लिखी गई है, देखो, इट इज ए नॉर्मली प्रिज्यूम टू बी ए नॉन रूटीन। ये बड़े काम की बात है। ये काम की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिट क्वेश्चन में आपके पास इसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, नॉन रूटीन या रूटीन इन्वेस्टिगेशन है। तो आंसर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन रूटीन इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं इसलिए इंपोर्टेंट बता रहा हूँ कि आपके बिट क्वेश्चन में क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसके आने के चांसेस बन जाते हैं। आगे देख लेते हैं। उसके बाद में जब आप डेफिनेशन समझ गए हैं तो आगे मैनेजमेंट ऑडिट इज कैरिड आउट टू, क्यों की जाती है मैनेजमेंट ऑडिट, उसका पर्पज क्या है, तो वो देखो, अप्रेज द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एट ऑल द लेवल। अप्रेज करना मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को हर लेवल पे, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल हो, चाहे वो सुपरवाइजरी लेवल हो, और चाहे वो मिडिल लेवल हो। स्पॉटलाइट द डिसीजन दैट आर नॉट कंफर्मिटी विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए होंगे जो उनके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उनको नहीं लेने चाहिए। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उनको जरूरत ही नहीं थी उनकी होती है, तो उनको हाईलाइट करेगा ये कि भाई ये डिसीजन क्यों लिए गए, इनके पीछे क्या रीजन है, तो वो हाईलाइट करेगा कि ये डिसीजन की जांच होनी चाहिए। ascertain the objective are properly understood at all level। ये बात डिसाइड करना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, अब वो ऑब्जेक्टिव पूरा करने में सिर्फ टॉप लेवल का मैनेजमेंट ही काम नहीं करता, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल का जो मैनेजमेंट होता है वो भी काम करता है। हर बंदा अगर उस ऑब्जेक्टिव के लिए मेहनत करेगा तो ही ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, वरना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। तो आपको ये अश्योर करना पड़ेगा, ये चीज जाननी पड़ेगी क्या हर लेवल पे आपके ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझा जा चुका है। अगर नहीं तो फिर आपको उनको समझाना होगा। एडिकेट कंट्रोल, आप जानते हैं कि हर जगह पे कमियां तो कुछ होती हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए, पकड़ने के लिए, रोकने के लिए आपने एडिकेट कंट्रोल लगा रखे हैं। ठीक है, evaluate plans for which project to be ऑब्जेक्टिव, कि आपने जो प्लान बना रखे हैं, आपने जो प्लान बना रखे हैं क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव के अनुरूप है, अगर नहीं है तो उनमें चेंज करना, चेंज करने के लिए सजेशन देना। लास्ट है रिव्यू ऑफ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट चैप्टर आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है, आप अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद की होती है ओवरऑल तो वैसे, और उसको भी थोड़ा सा डेलीकेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें असाइन की जाती है कि भैया तुम्हें ये काम करना है, इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, और इसके लिए हम तुम्हें ये अथॉरिटी दे रहे हैं। तो वो जो डेलीगेशन किया गया क्या वो प्रॉपर किया गया या नहीं किया गया, ये भी आपको यहाँ पे चेक करना होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑडिट के पर्पज आप समझ गए कि मैनेजमेंट को अप्रेज करना, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखना, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग प्रॉपर कंट्रोल लगे हैं या नहीं लगे वो देखना, और उन ऑब्जेक्टिव को हर लेवल पे समझ लिया गया है, सभी लोग उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जो प्लान बनाए गए हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग है, ये सारी बातें आपको चेक करनी। आगे लिखा गया ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट क्यों करवा रहे हैं, ठीक है, वो पर्पस थे, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज का बेस्ट यूज किया जाए, उनको वेस्ट ना किया जाए। ठीक है, हाईलाइट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को हाईलाइट करना। सजेस्ट इंप्रूवमेंट, जहाँ पे कमी है वहाँ पे इंप्रूवमेंट को सजेस्ट किया जाए। हाईलाइट द वीकनेस, जहाँ भी हमारी वीकनेस है, जिस भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में जो कमी है उसको हाईलाइट किया जाए। और हेल्प मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ इंडिकेटर,
कि क्या गलत हो रहा है और उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, ये बातें जाननी चाहिए। और लास्ट, एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम एंड सजेशन रेमेडी। भाई सीधी बात समझो आप कि मैं अपना काम मैनेज कर रहा हूँ, मेरे काम में कुछ ना कुछ कमियां हो, डेफिनेट सी बात है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उन कमियों को ढूंढ पाऊँ और उनको ठीक कर पाऊँ। दूसरी बात, मुझे अपने काम में कमी नज़र भी नहीं आएगी, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक पर्सन को हायर कर लेते हैं और उनको कहते हैं साहब आप ऑडिट करो। ऑडिट करके वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि कहीं पे रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं हो रहे, तो उनके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे वो फोकस करेंगे। अगर हो रहे हैं तो हमें बताएंगे कि साहब देखो आपका यहाँ पे ना ये जरूरत नहीं है, बेवजह का पैसा लग रहा है, ठीक है, क्या इसकी यूटिलाइजेशन सही नहीं हो रही, हम उसको फिर सुधारेंगे। फिर वो हमें बताएगा कि भाई आपकी इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, आपकी पॉलिसी में, आपके प्रोसीजर में कुछ कमियां हैं, उनको ठीक करिए, ठीक है, तो हम उनको ठीक करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है और उनके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, ये दोनों बातें हमें इंडिकेट करेगा। कौन इंडिकेट करेगा, मैनेजमेंट ऑडिटर इंडिकेट करेगा, और हम उनको सुधारेंगे। इन शॉर्ट ये इसका मतलब है। क्लियर? ठीक है, देखिए मैं साथ ही साथ जो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है वो भी समझा रहा हूँ और उसका एक करेक्ट भी आपको दे रहा हूँ, जिससे एक माइंड में आपकी इमेज रहे। किसी भी थ्योरेटिकल टॉपिक में एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके माइंड में उसकी इमेज बनी हुई है कि इसका मतलब ये है, तो आप उसके पॉइंट एग्जाम में बना भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल कंसेप्ट को एक सिंगल और शॉर्ट वे में समझना भी जरूरी है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। देखिए ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान रखना, कई बार क्या हम मिक्स कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव, पर्पज, बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें अलग अलग है, तो इसको ध्यान रखें। बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, बेनिफिट क्या है कि ये हेल्प करता है, मदद करता है आपकी फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी में, पॉलिसी बनाने में, फॉर्मिंग ऑफ पॉलिसी जो होता है उसमें आपकी मदद करता है, ठीक है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करता है, ठीक है, सिस्टम को डिजाइन करने में मदद करता है, ठीक है, रिव्यू करने में मदद करता है, शॉर्ट एनालिसिस करने में आपकी मदद करता है, गवर्नमेंट को मदद करता है ताकि वो कलेक्शन और जो भी इम्प्रॉपर काम हो रहे हैं उनको देख सकें, ठीक है, सोशल कॉस्ट बेनिफिट करने में, एनालिसिस करने में मदद करता है, और अमल कमीशन और डीमर्जर करने में भी मदद करता है। इन सब काम में मैनेजमेंट ऑडिट आपकी मदद करता है। क्यों? देखो, अगर आप इसका करेक्ट निकालेंगे तो एक पॉइंट निकल के आएगा कि मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर मैनेजमेंट में जो भी लूप होल्स हैं, जो कमियां चल रही हैं, उनको हाईलाइट कर दिया। अब वो कमियां हाईलाइट होगी तो आपकी पॉलिसी बेटर बनेगी, वो कमियां हाईलाइट होगी तो आपका इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा, वो कमियां हाईलाइट होगी तो आपके ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। गवर्नमेंट भी उन कमियों के ऊपर कि उसकी वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हो रहा है या कोई अनएथिकल प्रोसेस हो रही है, उसको रोकने में गवर्नमेंट को मदद मिलेगी। जो कंपनी आपको टेक ओवर करना चाहती है उसको भी पता चल जाएगा कि सब रिपोर्ट पढ़ के कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या कमियां चल रही हैं। तो इसलिए बेसिक सी बात ये है कि मैनेजमेंट ऑडिट आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी पे कमेंट करता है और उसको इम्प्रूव करने के लिए सजेशन देता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं स्कोप एंड यूजफुलनेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। स्कोप मतलब कि मैनेजमेंट ऑडिट कहाँ कहाँ और किन किन चीज़ों को कवर करती है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट सबको कवर करती है। आपने फाउंडेशन एग्जाम के अंदर मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े होंगे ना, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग एक्सेट्रा, उनको, और उसके अलावा जितने भी लेवल हैं उन सबको मैनेज करने का काम मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर किया जाता है। तो हम कह रहे हैं डायरेक्टर और उनके काम, मैनेजर और उनके काम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, इक्विपमेंट कैसे लगे हुए हैं, मेथड और सिस्टम क्या है, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी है, क्या इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस हैं या उनकी सिक्योरिटी पे कोई डाउट है, उन सब चीज़ों को, प्लानिंग है, कंट्रोल है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, इन सब चीज़ों के ऊपर मैनेजमेंट ऑडिट होती है, मतलब इन सबको मैनेजमेंट ऑडिट कवर करती है। तो स्कोप में हम कहें तो कुछ भी बाकी नहीं है, सारी चीज़ें ही इसमें कवर कर ली जाती हैं। आगे लिखें, ये जो मैनेजमेंट ऑडिट का कंसेप्ट है वो कहाँ तक एक्सटेंड होता है, मैनेजमेंट के लिए भी है, पर्सनल डिपार्टमेंट जो आपका है वो, एडमिनिस्ट्रेशन, मटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों साथ में है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है ये, और मटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मार्केटिंग, फाइनेंस, सब चीज़ों को कवर कर लेता है। मैंने कहा ना, एज ए होल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर लेता है। सारे ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी कोई भी कमी है तो उसको हाईलाइट करना, उसको एग्जामिन करके उसकी कमियों को
हाईलाइट करके और उस पर सजेशन देना, यही मैनेजमेंट। आगे देख लेते हैं ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड फंक्शन। मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है और मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उनके ऑडिट की बात चल रही है। यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट वॉज डेवलप्ड बाय पीजी रोज। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि मैनेजमेंट ऑडिट का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आप कहेंगे पीजी रोज ने इंट्रोड्यूस किया, और किस रूप में? एज ए लॉजिकल सिस्टम ऑफ इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, उस बात पे कमेंट करने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट का कंसेप्ट पीजी रोज ने इंट्रोड्यूस किया। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहा गया? फंक्शंस। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। अब मैनेजमेंट ऑडिट के फंक्शंस क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा ना स्कोप एंड फंक्शन, वो सारी चीजें यहाँ पे दोबारा आ रही है। तो बात हो रही है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट की, जिसमें क्या है वो देख लो। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट एक्सटेंड टू द ऑडिट ऑफ इफेक्टिव फंक्शनिंग। भाई सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट ऑडिट का काम क्या है? ये चेक करना कि आपके जो काम हो रहे हैं, जो फंक्शनिंग हो रही है वो स्मूथ हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है और वो इफेक्टिवली हो रही है, ये बातें चेक करनी है। अब फंक्शनिंग मतलब क्या? तो आप जानते हैं मैनेजमेंट में कितने काम होते हैं। एवरी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कुड ब्रॉडली आइडेंटिफाइड इनटू फॉलोइंग फंक्शनल एरिया। वो मार्केटिंग का काम भी करती है, सेलिंग का काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन का करती है, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई चेन का काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं, पॉलिसी वगैरह बनाना है, फाइनेंसिंग है, ये सारे काम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह, ये सारे ही काम मैनेज होते हैं। तो इनमें अगर कोई बात होती है, इनमें कोई एफिशिएंसी इश्यू होता है, तो उसको हाईलाइट करना किसका काम है? मैनेजमेंट ऑडिट का। ओके, आगे देख लेते हैं बेटा क्या समझाया गया। इस चैप्टर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? इस चैप्टर में कई चीजें घुमा फिरा के वही डाली गई है, घुमा फिरा के वही डाली गई है। मतलब जैसे हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने को लगेगा कि हमने एक या दो पेज का मैटर जो है उसको इतना डिटेल करके पढ़ा है, ऐसा लगेगा। ये तो उसको इतना लंबा चौड़ा कर दिया है, ठीक है, और कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा, बुक में जो दे रखा है मुझे वो पढ़ाना पड़ेगा आपको। आगे लिखा है फीचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट। अलग अलग प्रकार के ऑडिट के क्या क्या फीचर है। अब ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया है। तीन चार ऑडिट को मिक्स करके कंपेयर करने को आपको बोला है कि मैनेजमेंट ऑडिट ले लीजिए, इंटरनल ऑडिट ले लीजिए और फाइनेंशियल ऑडिट ले लीजिए, फाइनेंशियल और कॉस्ट ऑडिट ले लीजिए। इनमें आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इनमें आप फर्क बता दीजिए। क्या बोला गया? पहला, एक्सपेक्टेशन। मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर अप्रेजिंग द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को अप्रेज करने का फंक्शन होता है। इंटरनल ऑडिट के अंदर असिस्टिंग मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का पता लगा के उनको आइडेंटिफाई करने का काम होता है। और फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर स्टेट्यूटरी कंप्लाइंस होता है, मतलब किसी न किसी एक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो पोस्ट ऑडिट भी रिक्वायरमेंट है और फाइनेंशियल ऑडिट जो होती है कंपनीज एक्ट में वो भी रिक्वायरमेंट है। एटीट्यूड, मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर फ्रेंडली और फिलोसफर का एटीट्यूड होता है, गाइड करने का एटीट्यूड होता है। जबकि इंटरनल ऑडिट के अंदर पुलिस मैन की जैसे या जज की जैसे एटीट्यूड होता है, मतलब छानबीन की जाती है और फिर क्या उसमें सजेशन होता है वो आपको दिया जाता है, ठीक है। और स्टेचुटरी ऑडिट जो होती है उसमें वॉच डॉग, जैसे बोलते हैं ना ऑडिटर इज वॉच डॉग, ठीक है, तो वैसे सिर्फ और सिर्फ क्या काम होता है? सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है कि ये कमी है, ये आपको हमने रिपोर्ट कर दिया, अब आप देखो क्या करना है। हमें सजा देने का या हमें उस पर कुछ कहने का अधिकार नहीं होता, हम सिर्फ हमारी राय दे सकते हैं, ठीक है। कौन करता है मैनेजमेंट ऑडिट? कौन करता है? आउटसाइड टीम और मैनेजमेंट, या तो आउटसाइड टीम करेगा या तो मैनेजमेंट का सीनियर पर्सन करेगा। इंटरनल ऑडिट कोई भी कर सकता है, इंटरनल पर्सन भी कर सकता है, आउटसाइड पर्सन भी कर सकता है। और स्टेचुटरी ऑडिट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जिसमें कि सीए, सीएस या सीएमए अकॉर्डिंग टू ऑडिट। कॉस्ट ऑडिटर तो सीएमए कर देगा, फाइनेंशियल ऑडिटर तो सीए कर देगा, सेक्रेटरी ऑडिटर तो सीएस कर देगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फोर्स की बात करें तो मैनेजमेंट ऑडिट वॉलेंट्री है, इंटरनल ऑडिट कुछ लोगों के वॉलेंट्री और कुछ लोगों के लिए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, और जो पोस्ट और फाइनेंशियल ऑडिट है ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की है। वॉलेंट्री आप कराना चाहो तो कराओ, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेज यहाँ पे दे रखे हैं। आगे अलग अलग टाइप की ऑडिट को डिफाइन किया गया है, तो फटाफट देख लेते हैं। देखो फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर टू एंड फेयर व्यू का कमेंट लेना, ठीक है। स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी होती है, जैसे हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था कि पर हर कंपनी को
स्टैट्यूटरी ऑडिट करवानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट कोस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ी थी, रूल 4 में पढ़ी थी, CRA 2014 के रूल में कि किसको कोस्ट ऑडिट करवानी है। उसके लिए आपको टर्नओवर क्राइटेरिया दे रखा था 50 करोड़ और 100 करोड़ का, और इंडिविजुअल 25 करोड़ और 35 करोड़ का। कोस्ट ऑडिट के अंदर कोस्ट स्टेटमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और कोस्ट ऑडिट में कोस्ट स्टेटमेंट के ऊपर टू एंड फेयर व्यू का कमेंट लेना होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बेटा इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट को भी हमने पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट के मॉड्यूल में। इंटरनल ऑडिट इंटरनल मैनेजमेंट द्वारा करवाई जा सकती है। इसमें कोई भी इसको कर सकता है, चाहे वो CA हो, CMA हो, CS हो, या कोई BCom पास ही क्यों ना हो, इंटरनल ऑडिट कोई भी कर सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल ऑडिट वॉलंटरी है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है, अकॉर्डिंग टू टर्नओवर, अकॉर्डिंग टू कैपिटल, और अकॉर्डिंग टू लोन्स एंड एडवांसेज, ठीक है। ये कई चीजें देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग इंटरनल ऑडिट की जरूरत को देखा जा सकता है। ऑपरेशनल ऑडिट का मतलब है कि जो ऑपरेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन ऑपरेशंस के ऊपर एक एग्जामिनेशन किया जाता है कि कोई वेस्ट हो रहा है, कोई इनएफिशिएंसी हो रही है, तो उसको हाईलाइट किया जाए और उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कंट्रोल, बेसिक बात इसकी। मैनेजमेंट ऑडिट को हम डिफाइन कर ही चुके हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या करता है, पूरे मैनेजमेंट को कवर करता है, इंटायर मैनेजमेंट को कवर करता है, जिसके अंदर लिए गए डिसीजन, काम किए गए काम, बनाई गई पॉलिसी, उन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। अब मैनेजमेंट ऑडिट को देखो दोबारा डिफाइन किया गया, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ी है और इसको दोबारा डिफाइन किया गया है, तो मैंने कहा ना कि रिपीटेशन होता रहेगा थोड़ा सा। स्कोप, स्टेप्स इन ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, किन किन चीज़ों को कवर करता है, तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट जानता है, ठीक है। एस्टेब्लिश व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करना, स्टैंडर्ड को और टारगेट को एस्टेब्लिश करना। सबसे पहले ये कि हम चाहते क्या हैं, व्हाट वी नीड, ठीक है। उसके बाद ये करना है कि जो हम चाहते हैं और जो हम वाकई में अचीव कर रहे हैं, क्या उन दोनों में तालमेल है, मतलब हमारी जो स्टैंडर्ड है और हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, क्या वो दोनों इक्वल है, अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो उसके रीजन क्या है, ठीक है। अब क्यों नहीं है, तो उसकी चीज़ें बताई गई। या तो हमने टारगेट ही बहुत ऊंचे सेट कर दिए जो कि कवर नहीं हो सकते, तो हमें टारगेट को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो लिखा गया है क्या टारगेट ज़्यादा डिफिकल्ट है, और या फिर हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से नहीं चलाया कि टारगेट अचीव हो सकते। तो सपोज एक कंपनी ये कहते हैं साहब मुझे 1 करोड़ कस्टमर बेस चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज़ है ये एक बार, तो ये हो गया टारगेट डिफिकल्ट। पर हम कहें पॉसिबल तो है पर हमसे नहीं हो पा रहे, हमसे 70 लाख क्यों है, तो फिर हम कहेंगे कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी में गड़बड़। तो ये दो रीजन हो सकते हैं स्टैंडर्ड के एक्चुअल परफॉर्मेंस के मैच ना होने के। दूसरा, व्हाट इज डन टू इंश्योर द अचीवमेंट। अब कमी तो पता चल गई कि ये काम नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ और उसको होने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, ठीक है। हम प्लानिंग करेंगे, हम ऑपरेशंस का एग्जीक्यूशन करेंगे और उनको अप टू डेट करेंगे कि सब, कोई टेक्नोलॉजी में कमी है हमारे तो नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, हमारे मैनेजमेंट में कमी है तो उसमें नया तरीका लेके आओ, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। और बाद में फिर दोबारा से मैनेजमेंट करेंगे या मेजरमेंट करेंगे किस चीज़ का, हमारी परफॉर्मेंस का, जैसे पहले किया फिर दोबारा करेंगे। फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस कलेक्ट करके ऑडिट फाइंडिंग निकालेंगे और उस ऑडिट फाइंडिंग के अकॉर्डिंग रिपोर्ट बना दी जाएगी, ओके। आगे देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑडिटिंग प्रोसीजर। अब देखिए ये एक जैसी चीजें आ रही हैं घुमा फिरा के। मैनेजमेंट ऑडिटिंग प्रोसीजर का मतलब जब आप ऑडिटिंग कर रहे होते हैं तो प्रोसेस क्या होता है। देखो ऑडिट का बेसिक प्रोसेस हमने पढ़ा है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग, तो बेसिक चीज तो वही है। सबसे पहले बोला गया प्रिलिमिनरी सर्वे करो कि आपके पास कौन कौन सी एक्टिविटी है, उनको आपको किस किस को एक्टिविटी को आपको चेक करना है, मतलब आपका स्कोप क्या है। स्टडी द रिलेटेड लेजिस्लेचर, आपके ऊपर कौन कौन से कानून अप्लीकेबल होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लीकेबल होते हैं। मैनेजमेंट के जो कंट्रोल है उनको रिव्यू करना और जो हमें कमियां मिलती हैं, जो हमें फाइंडिंग मिलती है उन पर रिपोर्ट कर देना। तो इन शॉर्ट सिंपल सा है, पहले प्लानिंग करेंगे, फिर एग्जीक्यूशन करेंगे, फिर रिपोर्टिंग करेंगे। तो प्रिलिमिनरी सर्वे करना मतलब कि पहले देखना कि क्या क्या चीज़ें कवर हो रही है,
कौन कौन से कानून अप्लीकेबल हैं और कौन कौन से कंट्रोल लगाए गए हैं, उन कंट्रोल का इवेल्युएशन करना और जो फाइंडिंग मिलती है उसके बेस पे रिपोर्ट करते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देख लेते हैं टेक्निक्स बाय विच ऑडिटर कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरिया। टेक्निक्स बाय विच द ऑडिटर कैन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया। अब हमने कह तो दिया कि साहब हम प्रॉब्लम के एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट के सजेशन है वो मैनेजमेंट को देंगे। करेंगे कैसे, वो हमें यहाँ बताया गया है टेक्निक। कैसे करेंगे वो आप समझिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल कंट्रोल वीकनेस बाय सर्वे। पहला काम हम सर्वे करेंगे, ठीक है। सारे जितने भी आपके कंट्रोल्स वगैरह उनको चेक करेंगे, सर्वे करके देखेंगे कि कहाँ पे क्या कमी है। आपकी जो मैनेजमेंट की रिपोर्ट है उन रिपोर्ट्स को देखेंगे, उन रिपोर्ट में क्या मेजर निकल के आता है पॉइंट। रिव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिट और इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इंटरनल ऑडिट आपने करवाई थी उसकी रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे, हो सकता है उससे कोई बात निकल के आ जाए। फिजिकल इंस्पेक्शन भी करेंगे सारी रिपोर्ट पढ़ने के बाद। जैसे डॉक्टर क्या करता है, जैसे डॉक्टर ने देखा, पहले डॉक्टर रिपोर्ट देख लेता, आप पुरानी रिपोर्ट दिखाते हो कि सर मैंने एक्सरे करवाया था, ये मेरी ब्लड रिपोर्ट सब देख लेते हैं। उसके बाद अपना ऑब्जर्वेशन लगाते हैं और फिर फर्दर उसको लगता है कुछ और जांच करवानी तो और करवा लेता है, ठीक है। जैसे कि टेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन की और फर्दर जांच करवा लेता है और फाइनली उसको ये समझ में आ जाता है कि कमी क्या है, ठीक है। डिस्कशन विद द ऑफिशियल एंड एम्प्लॉय। अगर उसको लगता है कि मुझे कंसल्ट करनी चाहिए तो वो अपने साथ वाले डॉक्टर से या अपने सीनियर से कंसल्ट कर लेता है, तो वहाँ से फाइनली उसके पास निकल के आ जाती है कि प्रॉब्लम एरिया क्या है। किडनी में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, लिवर में है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ऑडिटर क्या करता है कि आपका जितने आपने कंट्रोल लगा रखे हैं उनका सर्वे करेगा, आपकी डिफरेंट रिपोर्ट्स को पढ़ेगा और सब चीज़ें करने के बाद में फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि क्या कमियाँ। ओके, देखिए बेटा ये बड़ा ही चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा ये बोलते हैं ना कंफ्यूज करने वाला, चारों तरफ से मिक्सअप किया हुआ चैप्टर है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा जल्दी पढ़ना ठीक नहीं होगा, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा, ताकि आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इतने आप नोट्स पढ़ लें इतनी क्लास लेने के बाद, ठीक है। नोट्स का लिंक भी मैं गूगल ड्राइव का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लें और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।